आप सभी का ध्येय आईएएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग आज जो यूपीपीसीएस 2024 में पेपर हुआ है संडे को, उस पेपर में जितने हिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे और उसका आंसर देखेंगे कि इनके क्या आंसर हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चंस ऑफ यूपीपीसीएस 2024। अब हम लोग हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में हमने डिस्प्ले किया है क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाले भी समझते हैं, हिंदी वाले भी समझते हैं, इसलिए इंग्लिश वाले भी इसी हिसाब से अपना देखेंगे। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि आंसर देखना है, क्वेश्चन सबको समझ में आता है हिंदी इंग्लिश का, तो कोई इशू नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। बिल्कुल ठीक बात है। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने जगदीशपुर, आरा अर्थात पटना के आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इंग्लिश में एक बार हम रीड कर लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कुंवर सिंह, लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार, लेड द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज द एडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एज द हेयर अपेरेंट। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। बिल्कुल नहीं किया था मान्यता, क्योंकि अगर मान्यता प्रदान किया होता तो रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोह करने का कोई उत्तरदायित्व ही नहीं बनता। इसका मतलब ये गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही हुआ, यानी केवल एक का ऑप्शन सही हुआ। फिर उसके बाद में हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सबसे पहले जो आया उससे लेकर के लास्ट की तरफ जो आया है उसको हम लेंगे, लेकिन हम लोग पहले वाले का आंसर लिख भी लें, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो तो पहले वाले का हमारा आंसर हो गया सी और दूसरे का आंसर हो गया बी। दूसरे का आंसर होगा बी। अब दूसरा वाला हम देखते हैं कैसे बी आंसर होगा। देखिए, पहला नंबर, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। आरोही मतलब सबसे पहले से बाद की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले इनमें जो आया है, अगर इन सब में देखें तो फाहियान, ये गुप्ता टाइम पीरियड में आया। उसके बाद आया है ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया है। उसके बाद इत्सिंग 675 एडी में आया है और अलबर्नी सबसे बाद में महमूद गजनवी के आक्रमणों के दौरान इत्सिंग आया था। तो इसमें ऑप्शन हो गया बी। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन यानी स्टेटमेंट ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। तो पहला अभिकथन है, बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये सही है, बलबन ने अपने शासन सत्ता को सुदृढ़ बनाया था और सारी सीमा को, अब सारे पावर को अपने हाथ में ले लिया था। कारण में वह उत्तर पश्चिमी सीमा को
मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। देखिए, ये बात दोनों सही है कि वह अपने सीमा को सुरक्षित करना चाहता था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस कारण से शासन को सुदृढ़ नहीं बनाया था। वह बहुत और भी कारण थे जिसकी वजह से वह अपनी शासन सत्ता को सुदृढ़ बनाना चाहता था। इसके पीछे का कारण और भी है कि बलबन के पहले और इल्तुतमिश के बाद सत्ता का बहुत ही डिक्लाइन हुआ था। पावर सुल्तान के हाथ में रह नहीं गया था, वो पपेट बन के रह गया था। इसी वजह से बलबन चाहता था कि वह पावर को अपने हाथ में ले ले। सबसे पहले वो अपने आप को सुल्तान को सल्तनत में स्थापित करे और उस पर ध्यान दे, मंगोलों के आक्रमण को रोकना। और वह उसकी आवश्यकता होती कि मंगोलों को अपने राज्य में घुसने ना दे, लेकिन इस वजह से उसने अपने शासन सत्ता को मजबूत नहीं किया था। तो इसमें जो तीसरे का ऑप्शन हो गया वो सी है, यानी व्याख्या नहीं करता। तीसरा ऑप्शन हो गया सी। सी का मतलब हुआ ए और आर दोनों सही है, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहले में कुछ किताबों के लेखकों का नाम दिया है और दूसरे में बुक्स के नाम लिखे हैं। अब इनको अगर हम मैच करें तो लल्लन जी गोपाल की किताब का नाम है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी सॉरी, ये ए है ऑप्शन पहला वाला, लल्लन जी गोपाल। तो ए का हो गया 2, लल्लन जी गोपाल द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये ऑप्शन में बी छप गया है, लल्लन जी गोपाल वाला ए है पहला, क्योंकि सबसे पहले यही है। तो ए का 2 हो गया। फिर उसके बाद में हबीब एंड निजामी ने जो किताब लिखी है वो अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत की किताब है। उसके बाद में के एस लाल की किताब है हिस्ट्री ऑफ खलजीज, और दशरथ शर्मा की किताब है अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इसका मतलब आपका ऑप्शन हो गया डी। तो चौथे का ऑप्शन हो गया डी, 4 का डी ऑप्शन बन गया। फिर हम 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें में देखिए, 5वां क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का है। विलियम एजे आर्कबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही नहीं बताना है। तो सबसे पहले वह MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने की थी, वह उसके चांसलर थे, वाइस चांसलर थे। उसके बाद वो ढाका के चांसलर राजकीय कॉलेज के चांसलर बने, फिर म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के चांसलर बने। लेकिन वो कभी भी, दिमाग में रखिएगा, कि वो कभी भी लाहौर कॉलेज के चांसलर नहीं थे, लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं थे। तो इसमें यानी 5वें में ऑप्शन जो गलत हुआ वो हो गया बी। 5 का बी ऑप्शन गलत हो गया। फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है छठे क्वेश्चन में आइए। छठवां क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रारंभ से यानी सबसे पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, इस तरह से देखिए। अगर आप सबसे पहले इसमें देखेंगे तो सबसे पहले होगा नाना फडणवीस की मृत्यु। नाना फडणवीस की मृत्यु की वजह से ही वास्तव में सेकंड एंग्लो मराठा वार शुरू हो पाया था, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के दौरान ही
नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से सेकंड एंग्लो मराठा वार की परिस्थितियां बनी थी। तो सबसे पहले नाना फडणवीस की मृत्यु होगी, जो 1782 के बाद ही हो गई थी। एक अंग्रेज ने कहा था कि नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ ही मराठों में सारा सयानापन चला गया। उसका नाम था कर्नल पामर, उसने ये बात कही थी। तो सबसे पहले नाना फडणवीस की मृत्यु होगी, फिर उसके बाद में लॉर्ड वेल्जली देखिए 1805 में चला जाता है। फिर उसके बाद में वेल्लोर विद्रोह 1806 में होता है, जॉर्ज बार्लो के टाइम पीरियड में। और एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच होता है। तो आपका ऑप्शन बन गया डी, 2 3 1 4, यानी छठे का हो गया आपका डी। 6 का डी ऑप्शन बना। फिर उसके बाद में हम 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन का मतलब यह नहीं है कि आपके बुकलेट का 7वां प्रश्न है। हिस्ट्री में हमने जो निकाला है उसके अनुसार 7वां प्रश्न है। आप क्वेश्चन देख करके उसके आंसर खोजने की कोशिश करिएगा और उसकी मिलान करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपकी बुकलेट सीरीज में क्वेश्चन का सीक्वेंस ये नहीं होगा, दिमाग में रखिएगा। फिर आप देखिए, इसमें हो रहा है पाइक विद्रोह, बरेली विद्रोह, मालाबार विद्रोह, सिलहट विद्रोह, ये है। तो इनमें सबसे पहले जो हुआ है वो हुआ है सिलहट का विद्रोह। सिलहट बेसिकली जो अहोम जातियों का था, सिलहट को जोड़ा जा रहा था गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के पर पुल बना करके, उसका विरोध हुआ था। इसमें सबसे पहले ये हुआ था। फिर उसके बाद में बरेली विद्रोह का पाइक विद्रोह, उसमें मिलान करना था, टाइम पीरियड नहीं है। पाइक विद्रोह का जो है, उसके पाइक विद्रोह के फाउंडर नेतृत्व करता है जगबंधु विद्याधर महापात्र। वैसे जगबंधु हमने लिखाया था आप लोगों को, तो पाइक विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु ने किया था। फिर बरेली विद्रोह को देखिए, तो यहां बरेली विद्रोह का नेतृत्व मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने किया था। तो पहले का हो गया 4 और बरेली विद्रोह का हो गया 3। फिर मालाबार रिवोल्ट का विद्रोह एडाचना कुंगन ने किया था, तो ये हो गया 1। और फिर सिलहट विद्रोह हो गया 2, राधाराम, यानी ऑप्शन हो गया डी। तो 7वीं का ऑप्शन आपका हो गया डी। डी ये हमारे सीक्वेंस के अनुसार हो रहा, हमने जो क्वेश्चन को अलग से निकाल करके रखा है वो। फिर 8वां क्वेश्चन हमारे अनुसार, आइए देखिए। लिखा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन मानता था या लगता था उसे, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शुरुआती दौर में हमने आपको बताया था 1875 के बाद, 1857 की लड़ाई के बाद जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस की स्थापना के दौरान जितने नेता थे, ज्यादातर वो नरमपंथी थे। और नरमपंथी ये मानते थे कि ब्रिटिश राज हमारे लिए अच्छा है, ये ईश्वरीय देन है और ये हमारे लिए ठीक है। बस शिकायत उनकी ये थी कि अंग्रेज सही से शासन नहीं कर रहे हैं। और इसी आधार पे दादा भाई नौरोजी ने एक किताब भी लिखी थी, देखिए 1893 में। उसका नाम है जो एक पेपर उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में प्रेजेंट किया था, और फिर पेपर के बाद ये किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अन ब्रिटिश रूल तो यही दिख रहा है। 1867 में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्रेन की थ्योरी उन्होंने रखी, उसी को एक्सप्लोर किया था अपनी किताब में। तो इसका मतलब यह है कि शिकायत अन ब्रिटिश राज की थी। अन ब्रिटिश राज का मतलब शासन सही से अंग्रेज नहीं कर रहे हैं,
इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन होगा आठवें का, कि कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, इसी कारण से वो, तो इसमें ये आयोग का आंसर है जो आयोग ने दिया हुआ है। तो आठवीं का हो गया डी। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन में आप देखिए, जो आपका शहर का नाम दिया है और शहर से संबंधित जो योजना बनाई गई थी उसका क्वेश्चन है। तो पहला कांचीपुरम, कांचीपुरम ये प्राचीन काल का है। कांचीपुरम हम आपको बता चुके हैं, पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी कांची, तो ये प्राचीन काल से संबंधित है। फिर उसके बाद में जैसलमेर मध्यकाल में बसाया गया, वो जैसलमेर मध्यकाल से है। कोडे कैनाल ये अंग्रेजी काल का है। और भिलाई तो बहुत बाद अपने जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से भिलाई इस्पात प्रांत लगाया गया, इस्पात कारखाना लगाया गया, और ये आजादी के बाद का है। तो ऑप्शन सबसे पहले हो गया 4 3 2 1, यानी बी ऑप्शन हो गया नवे का। तो नवे का, नाइन्थ का बी ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। वास्तव में 1934 में तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जनवरी का महीना नहीं था। वैसे एक पेंच इसमें यह भी है कि वह कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी। सोशलिस्ट का ट्रांसलेशन तो हो जाता है, लेकिन सोशलिस्ट नहीं, वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, कंफ्यूजन भी है। लेकिन अगर सोशलिस्ट वर्ड यूज किया है तो समाजवादी करना चाहिए था। ये एक पेंच है, दूसरा जनवरी का मंथ नहीं है, तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत लगता है। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए, ये भी बात ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर के अधिवेशन में कहा था, मैं समाजवादी हूं, मुझे राजा महाराजाओं की राजनीति में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन वह इस दल को ज्वाइन नहीं किए। इसलिए इसमें ऑप्शन हो गया बी, ये ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, यानी 10वें का बी ऑप्शन सही हो गया। फिर उसके बाद में बी का मतलब हुआ ना तो एक सही है और ना दो सही है। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वें क्वेश्चन में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इनमें तथा कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है इसमें शेख मुबारक अबुल फजल की हत्या, दूसरी शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु, दानियाल की मृत्यु। तो हम आपको बताते चले कि शेख मुबारक अबुल फजल और फैजी के पिता थे। शेख मुबारक की मृत्यु इन दोनों से पहले हुई। फिर उसके बाद में 1895 में 1594-95 में फैजी की मृत्यु हो गई, यानी शेख मुबारक की मृत्यु पहले हुई, यानी 2 नंबर पे एक पहले होगा। फिर फैजी की मृत्यु होगी 1602 ईस्वी में, यानी अकबर जब जिंदा था तभी। जहांगीर के कहने पर, सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल का मर्डर कर दिया था 1602 में, ये मर गए। फिर उसके बाद में दानियाल की मृत्यु 1607 में होती है, यानी उस अकबर के मरने के बाद होती है। इसलिए ये ऑप्शन सबसे बाद में होगा। तो दानियाल की मृत्यु ये होती है 4 नंबर पे। तो ऑप्शन आपका हो गया 2 3 1 4, यानी सी ऑप्शन सही हो गया।
ये आपका 11वें का सी, 11वें का सी हो गई। फिर आते हैं हम 12वें नंबर पर। 12वें नंबर में आप देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले है लिनलिथगो का प्रस्ताव। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन ये 1942 में हुआ। रामगढ़ अधिवेशन ये 1940 में हुआ। और कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र 15 नवंबर 1939 को हो गया। इसका मतलब 4 नंबर पहले हुआ, फिर 4 के बाद रामगढ़ अधिवेशन 40 में होगा, फिर लिनलिथगो का प्रस्ताव 40 में होगा, फिर क्रिप्स मिशन 2 हो गया। यानी ये ऑप्शन हो गया बी। तो 12 का ऑप्शन हो गया बी। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है हिंदू पॉलिटी। हिंदू पॉलिटी यानी हिंदू पॉलिटी किताब का नाम है और इसके राइटर हैं केपी जायसवाल। तो ए का हो गया 3। फिर द वंडर दैट वाज इंडिया ये हो गया ए एल बॉशम की किताब है, यानी 2 का। बी का 2 से मैच होगा। फिर तीसरा है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये डीडी कोसाम्बी की है, तो 1 हो गया। और फिर द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये विंसेंट आर्थर स्मिथ की है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बन गया 3 2 1 4। 3 2 1 4 अर्थात ये सी ऑप्शन आपका सही है। 3 2 1 4 तो 13 नंबर में सी का ऑप्शन हो गया, 13th का सी। फिर हम लोग 14वें में आए। 14वां क्वेश्चन देखिए, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले इनमें कौन है? तो सबसे पहले हमने आपको लिखाया था हेमंत सेन था। हेमंत सेन के बाद विजय सेन आया, देवपाड़ा अभिलेख वाला। उसके बाद इसमें बल्लाल सेन आया है और लक्ष्मण सेन सबसे लास्ट का है। तो इसमें हो गया 3 4 1 2, ए ऑप्शन सही हो गया, यानी 14 का ए सही हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। 15वां क्वेश्चन है, बैरम खां ने अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी थी। बिल्कुल गलत है। खान ए खाना की उपाधि बैरम खां को हुमायूं ने ही दे दी थी, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। बिल्कुल ठीक है, वजीर बनाया था अकबर ने, यानी वजारत का पद अकबर ने लाया, और बैरम खां को ये टाइटल पहले ही मिल चुकी थी। तो दोनों अलग अलग समय की बात है। पूछा कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो केवल 2 ऑप्शन सही है, यानी 15वां का ए हो गया। 15 का ए हो गया आपका ऑप्शन। अब हम लोग 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 16 नंबर पे है, देखिए इसमें है रघुनाथ राव राघोवा, ये है। फिर बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। इनको कहा है कालक्रमानुसार व्यवस्थित, यानी सबसे पहले से बाद की तरफ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी में साहू जी महाराज के पेशवा बन गए थे। 1713 से 1720 तक ये पेशवा रहे। सबसे पहले इनका टाइम पीरियड है। उसके बाद में बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे मस्तानी वाले बाजीराव हुए,
और बाजीराव के बेटे थे बालाजी बाजीराव, तो बाजीराव ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब उनके बेटे जाएंगे, तो 4 के बाद आएगा 2 बालाजी बाजीराव। फिर बालाजी बाजीराव के बाद आएंगे नारायण राव, क्योंकि बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव पेशवा बने और माधवराव के बाद उनके बेटे नारायण राव पेशवा बने, और नारायण राव को मरवा करके रघुनाथ राव पेशवा बना थोड़े समय के लिए अंग्रेजों के सहयोग से। तो ये ऑप्शन हो गया 4 2 3 1, यानी डी ऑप्शन सही हुआ 16 में का। तो 16 में आपका हो गया 16 डी, ये ऑप्शन सही हो गया। हालांकि ये स्मॉल लेटर से उसमें छपा है, तो डी ही रखिए, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। फिर उसके बाद में 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। 17वें क्वेश्चन पे लिखा है, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध किया, उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। बिल्कुल ठीक है, जस्टिस पार्टी साउथ इंडिया की पार्टी है, ईवी रामास्वामी वगैरह उसके फाउंडर है। तो जस्टिस पार्टी साउथ इंडिया की है, और साउथ इंडिया का यह जस्टिस पार्टी निम्न जाति आंदोलन को लीड कर रही थी। कांग्रेस में ज्यादातर उच्च जातियों के शहरी लोग थे, इसीलिए ये कहती थी कि कांग्रेस में ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। क्योंकि ये ब्राह्मणों के विरुद्ध ही लड़ रहे थे, इसलिए ये वाला कथन ठीक है। फिर उसके बाद में 2, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मॉर्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। बिल्कुल ठीक है, ये डॉक्टर अंबेडकर के कदमों पर चलता था। ये मानता था कि अगर निम्न जातियों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया जाए तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, वो सदन में पहुंचेंगे और सदन में उन जातियों का लाभ मिलेगा। तो ए हो गया, इसमें एक और दोनों सही हैं, यानी डी ऑप्शन हो गया 17वें का, 17 का डी हो गया। फिर उसके बाद में 18वें क्वेश्चन पर हम आते हैं। 18वें क्वेश्चन में आप देखिए, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। ये 27 का नहीं है, ये 28 का है, इसलिए ये गलत है। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक है। ये कांग्रेस के अंदर रह करके वैसे ही काम करना चाहती थी जैसे स्वराजी काम करना चाहते थे, लेकिन इसका उद्देश्य था मजदूरों वगैरह के हितों की रक्षा करना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला गलत है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, 18 का हो गया ए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 19वें क्वेश्चन पर। अब 19वां क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन में अगर हम देखें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 19वें क्वेश्चन में देखिए, ये संस्थाएं हैं मॉडर्न इंडिया की संस्थाएं किस सीक्वेंस में स्थापित हुई हैं, इसी को बताना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन देखिए, ये स्थापित हुई है 1867 में। उसके बाद में नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये स्थापित हुई है 1875 में। इंडिया सोसाइटी ये इसके बाद की है, इंडिया एसोसिएशन और थोड़ा बाद का है। तो इसमें ऑप्शन हो गया 1 2 3 4, यानी 19वें का ए ऑप्शन हुआ। 19वें का ए ऑप्शन हुआ। अब हम लोग 20वें पर आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। इसमें अगर आप सबसे पहले देखें तो सबसे पहले वैसे तो ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन हुआ। ये 1942 के आसपास जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो
एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजा गया कि वो जाकर के यहाँ के लोगों से बात करे और उन्हें मनाए। फिर उसके बाद में आया, यानी 4 नंबर पहले नंबर पे हो गया। उसके बाद शाही नौसेना का विद्रोह, ये 18 अगस्त को शुरू हुआ। कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 अगस्त को हुई, और अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन की घोषणा के बाद ही तो होगा। आयोग ने आंसर इसका दिया है डी, लेकिन डी अगर ऑप्शन कर दें तो हमारा नंबर 1 पे चला जाता है, शाही नौसेना विद्रोह। जबकि शाही नौसेना विद्रोह के बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन जब कह दिया कि आप अपनी अंतरिम सरकार बनाइए, तब अंतरिम सरकार बनी। तो अंतरिम सरकार बाद का होना चाहिए, इसलिए आयोग ने डी ऑप्शन दिया है, लेकिन हमारे अनुसार आंसर बी सही हुआ। तो 20 का हम बी मानेंगे, आयोग का आंसर यहां नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में जो क्वेश्चन है वो कहा है, मिलान करने के लिए एक तरफ निबंधकार दिए हैं, दूसरे तरफ निबंध लिखा हुआ है। इनका मिलान करना है कि किसका कौन सा निबंध है। देवड़ा भट्ट का निबंध स्मृति चंद्रिका है। फिर उसके बाद में हेमाद्री का निबंध है चतुर्वर्ग चिंतामणि। मध्वाचार्य का है पराशर माधव, और बल्लाल सेन का है दान सागर। तो इसमें हो गया 21 का ए ऑप्शन। 21 का ए ऑप्शन हो गया, ए सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 22वें क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है 22वें में। फिर आप देखिए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल ठीक है, तभी तुर्की सत्ता भारत में स्थापित हुई। वास्तव में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को देखा जाए तो इल्तुतमिश ने स्थापित कर दिया, लेकिन इसकी नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, और कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, रिप्रेजेंटेटिव था, और उसके पहले महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो ये सफल हो गए थे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, छोटे छोटे राजा थे जो पराजित हो गए। कारण सही है, यानी ए और बी दोनों सही है, और सही व्याख्या भी है, अर्थात 22 का डी हो गया। लेकिन दिमाग में रखिएगा, इसका आयोग ने आंसर दिया है बी। कह रहा है ए गलत है, किन ए गलत है, यानी पहला गलत है और आर सही है। ये नहीं सही है। तुर्की आक्रमण सफल तो हुआ ही था, और इसके पीछे कारण था फूट। इसका मतलब हमारे अनुसार आंसर हो गया डी, हालांकि आयोग ने इसका आंसर दिया है बी फॉर बॉम्बे। फिर उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी 22वें का हमारा आंसर हो गया डी। अब 23 नंबर पर हम आते हैं। 23 नंबर पर हमारा 23वां क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री का है। सहमति आयु अधिनियम 1891 या सम्मति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे, जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी, बिल्कुल ठीक है। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। बाल गंगाधर इसके बारे में कुछ बोले ही नहीं, तो इसलिए ये बीएल ग्रोवर में कहीं ये लाइन का रेफरेंस नहीं है, केवल पहली लाइन का रेफरेंस है, इसलिए इसका आंसर हुआ ए, यानी केवल एक सही है और दूसरा गलत है। तो आंसर हो गया सी, यानी 23 का आंसर हो गया सी। फिर हम लोग 24 पे आते हैं। 24वां क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए 2 कथन हैं, जिनमें से एक को अभिकथन एक, दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सही बात है।
ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहिए थे। पहले बीजापुर का अधिकार था उस पर, तो वह अपनी स्वतंत्रता शिवाजी को सौंपना नहीं चाहते थे, इसीलिए इनके खिलाफ शिवाजी को लड़ना पड़ा, इनके राज्य को छीनना पड़ा, तमाम किलों को छीनना पड़ा। और फिर शिवाजी कह पाए, मैं देशमुखों का देशमुख अर्थात सर देशमुख हूं, इसीलिए उन्होंने सर देशमुखी वसूला था। तो इसमें कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो आंसर हो गया हमारा 24 का डी। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 का आता है और 25वां क्वेश्चन है आपका ये, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। यह सही बात नहीं है। वैसे केसी श्रीवास्तव ने अपनी प्राचीन भारत के इतिहास में लिखा है कि अशोक के धम्म जो हैं वह राहुलोवाद सूत्र में दी गई परिभाषा से मैच करते हैं। मैच करने की बात लिखी, ये नहीं कहा लिया गया है वहां से, मैच करने की बात कही है। और फिर लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया है कि यह वास्तव में अशोक का अपना सेल्फ क्रिएशन था, जिससे कि वह सोशल ऑर्डर मेंटेन करके राज्य में पीस मेंटेन कर पाए। तो ये कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन था, लेकिन ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद में अपने राजाभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। यह बात तो बिल्कुल गलत है। अशोक ने ऐसे धम्म महामात्रों की नियुक्ति अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में किया था, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। ये हो गया आपका सी। लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा कि इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यह है कि अशोक ने एक जगह पर जरूर इसका उल्लेख आया है, हो सकता है आयोग कह दे कि ठीक है मैच कर रहा है तो वहीं से लिया होगा, यह है। दूसरा इसमें डाउट यह है कि अशोक अपने 5वें अभिलेख में थोड़ा सा चर्चा जरूर किया है कि अशोक ने अपने 14वें वर्ष में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की है। तो हो सकता है उस ऑप्शन को अगर सही मान लिया जाए, तो उस ऑप्शन को अगर आप सही मान लेते हैं तो यहां हो जाएगा डी। यानी ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो ये मानने के ऊपर है कि आयोग क्या मानता है कि राहुलोवाद सूत्र वैसे तो लिया नहीं है, केसी श्रीवास्तव ने कंक्लूड किया है, लेकिन मैच करता है। इसलिए मैच करने से वो मान सकता है कि भाई यहीं से लिया है, क्योंकि राहुलोवाद सूत्र तो पुरानी भी किताब है और अशोक बाद में ये बात कही, तो ये सही हो जाएगा। और दूसरा 5वें अभिलेख के आधार पर देखा जाए तो जिन अधिकारियों की बात कर रहा है नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वह धम्म प्रचारक थे, तो धम्म प्रचारक तो तब धम्म महामात्र ही हैं। इसका मतलब यह है कि इस आधार पर देखा जाए तो डाउट है कि इसे आयोग क्या माने। वैसे आयोग ने डी माना है, तो डी मानने में भी ज्यादा आपत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि यहां कंफ्यूजन है। तो ये दोनों अगर वो नहीं मानता तो सी वाला ऑप्शन हो जाता, लेकिन आयोग ने चूंकि डी ऑप्शन दे दिया है, इसलिए हम लोगों को भी डी ऑप्शन ही मान लेना चाहिए, क्योंकि ये आधा आधा कंफ्यूजन वाला है, बहुत क्लियर आंसर इसका नहीं है। तो चूंकि आयोग ने माना है, इसलिए हम लोग भी इसी को मान करके मान लेंगे। इस पर हम लोग कोई आपत्ति नहीं दे सकते, क्योंकि यह हिडन आंसर था। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।
इतनी ही इस क्लास में। आप लोग इसके आधार पे अपने आंसर मिला लीजिएगा। 25वें को चूंकि आयोग ने आंसर डी माना है तो डी ही मान लेते हैं, हालांकि हमने बातें स्पष्ट कर दी हैं कि क्यों क्यों ऐसी बातें हैं। बाकी जो आयोग ने आंसर दिए हैं और हमें जो लगा वो आंसर हमने दे दिया है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। यहाँ यहीं तक, जय हिंद।